नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुई हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, शब्द विचार। इस टॉपिक को समझाने से पहले आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जो यहाँ हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ वो बहुत ही गहराई से पढ़ा रही हूँ। यहाँ जो भी समझा रही हूँ मैं उसका एक एक टॉपिक, एक एक महत्वपूर्ण चीज़ लेके आप लोगों को समझा रही हूँ। ये हिंदी विषय से कोई भी टीजीटी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, हरियाणा टीजीटी हो, केवीएस हो, दिल्ली से हो, कहीं का भी टीजीटी हो, हिंदी टीजीटी, या फिर वो कंपटीशन टेस्ट जिसमें हिंदी विषय आता हो, अगर आप यहाँ से व्याकरण पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आप यहाँ से पढ़ के आ जाओगे तो आप अपना टेस्ट अवश्य कंप्लीट कर पाओगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। आप जैसे जैसे मेरे वीडियो को शेयर करोगे, व्यू बढ़ेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरी भी इन वीडियो को बनाने की हिम्मत होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो ताकि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आऊँ। देखिए, आइए सीखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार को समझने से पहले हमें समझना होगा व्याकरण के अंग को। व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं? व्याकरण के, या कह सकते हो हिंदी भाषा के अंग। सबसे पहला अंग होता है वर्ण। हिंदी सबसे महत्वपूर्ण चीज। ये प्रश्न आपका बन सकता है, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमें ये लगती हैं, लेकिन यही चीज़ें जब हम एग्जाम में आ जाती हैं तो हम इनको नहीं कर पाते। तो यहाँ हम जो आपको सिखा रहे हैं उसमें छोटी सी छोटी चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हिंदी भाषा के अंग, प्रश्न बन सकता है हिंदी भाषा के कितने अंग हैं, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी व्याकरण के कितने अंग हैं। तो हमारे 3 अंग होते हैं, पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, वर्ण जो है वर्ण से मिलकर हमारा शब्द बनता है और शब्द से मिलकर हमारा वाक्य बनता है। ये हमारे हिंदी भाषा के अंग हैं, इन्हीं से मिलकर हमारी हिंदी भाषा तैयार होती है। सबसे पहला इसका है वर्ण। वर्ण को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, पिछली वीडियो जो हमारी बनी है वो वर्ण के ऊपर ही बनी है, फिर भी आइए हम इसको समझ लेते हैं। वर्ण, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। जो हिंदी भाषा को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। और वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनते हैं, वर्णों के सार्थक योग से। अब मैंने एक वर्ण यूज किया, सार्थक योग। वर्ण तो ठीक है, लेकिन ये सार्थक क्या है? तो सबसे पहले हम सार्थक को समझते हैं। सार्थक को जब हम अलग अलग करेंगे तो ऐसे ये टूटेगा, स प्लस अर्थ प्लस क। स मतलब जिस साथ में अर्थ क के, मतलब अर्थ के साथ। सार्थक का अर्थ क्या हो गया? अर्थ के साथ। वो शब्द जो अर्थ के साथ हो, मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे अब हमने आप लोगों को कुछ वर्ण लिख दिए, यहाँ हमने वर्ण लिखे क म न ल। अब हम इनसे कुछ शब्द बनाएंगे। पहला शब्द हमारा बना है मनन। जैसे यहाँ लिखा है वर्णों के सार्थक योग से, मतलब वर्णों को जोड़ना है, ठीक है। योग मतलब जोड़ना है, तो कैसे? जैसे मनल, हमने इसमें से 3 वर्ण ले लिए, म प्लस न प्लस ल। हमारा क्या शब्द बना? मनन। अब आप लोग ये बताइए, इस मनन शब्द का क्या कोई अर्थ है? क्या हम इस शब्द को कहीं यूज करेंगे? ये शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो ये हमारा वर्णों के सार्थक योग से बना हुआ शब्द नहीं है, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये निरर्थक है, ठीक है। फिर हम दूसरा इसमें से शब्द लेंगे, क प्लस म प्लस ल। इससे बनने वाला शब्द है कमल। अब आप यहाँ देखेंगे,
वर्णों का सार्थक मेल। अब यहाँ पर वर्णों का सार्थक मेल हुआ है। क्यों सार्थक मेल हुआ है? क्योंकि इससे जो शब्द बना है इसका अर्थ निकल रहा है। कमल, कमल सभी आप लोग जानते हैं एक पुष्प होता है जो सरोवर में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसका एक अर्थ है, इसका एक प्रॉपर अर्थ निकल रहा है, लेकिन मनल का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसीलिए जब हमारे शब्द की परिभाषा बनेगी तो वो यही बनेगी, वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनते हैं। कैसे योग से बनते हैं? सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, और जो जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। चलिए, इतना आप लोगों ने समझ लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखें पद। अब हमारी किसे कहते हैं? जब हमारा शब्द, जैसा कि अभी हमने समझा था सार्थक शब्द, वही सार्थक शब्द जब हम किसी वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, जब हम किसी वाक्य में उसको प्रयोग करते हैं तो वही शब्द हमारा पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद बन जाता है, क्योंकि वो व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है। इसीलिए जब कभी किसी वाक्य में पूछा जाए, अभी जैसे यहाँ लिखा है मोहन, इस मोहन को हम अलग लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया मोहन। तो अगर कोई हमसे पूछे कि मोहन क्या है, अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आए, ऐसे मोहन ऑप्शन दिया होगा और ऊपर आपसे प्रश्न पूछा होगा कि मोहन क्या है, शब्द है, वर्ण है, या फिर कुछ भी ऑप्शन देंगे वो, तो आप लिखोगे मोहन एक शब्द है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक वाक्य दे दिया गया, पूरा परीक्षा में वाक्य दे दिया गया और वहां लिखा है मोहन, ठीक है, बाजार जाता है, अभी हमने यहाँ लिखा था मोहन, तो मोहन हमारा क्या था? शब्द था। मोहन हमारा क्या था? शब्द था। लेकिन जब हमने लिखा मोहन बाजार जाता है, अब इसमें सर्कल कोई कर दे और पूछे कि ये मोहन क्या है, तो यहाँ पर मोहन शब्द नहीं रहेगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पर जो मोहन है वो शब्द नहीं है, यहाँ पर मोहन क्या है? पद बन जाएगा। जब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा शब्द तो वो पद कहलाएगा। अब यहाँ पर बाजार क्या है? पद है, कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर बाजार क्या है? पद है। अगर बाजार को अकेला लिखोगे तो वो शब्द बनेगा, लेकिन जब वाक्य में इसको प्रयोग हो जाएगा और वाक्य में से पूछा जाएगा कि बाजार क्या है, वाक्य में प्रयुक्त बाजार शब्द क्या है, तो बाजार शब्द क्या है? हमारा पद है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है? अभी परीक्षा में आपका प्रश्न बन जाए तो आप झट से लिखोगे वर्ण। क्यों? क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आए हैं हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। हिंदी भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन हिंदी भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इस बात को बच्चों कहीं से नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हिंदी भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, क्योंकि वर्ण को जब हम बोलते हैं तो वो ध्वनि होती है, लेकिन जब हम उसकी किसी कॉपी पे लिख देते हैं, लिखित रूप होता है, तो वो वर्ण कहलाती है, ठीक है। फिर आता है हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया, हिंदी भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और वर्ण पे टिक करके आ जाओगे। लेकिन यहीं पर एक ध्यान देने वाली बात है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब यहाँ पर सार्थक शब्द दे दिया गया, सार्थक शब्द को आपको पकड़ना है। सार्थक शब्द का मतलब जो वर्ण सबसे छोटी इकाई होगी उसका अर्थ होना चाहिए, लेकिन आप सभी जानते हो वर्ण का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया क, म, र, ठीक है। जब तक ये अकेले हैं, जैसे क का कोई अर्थ ही नहीं है। क्या हम का कोई अर्थ निकाल सकते हैं? नहीं है। म का कोई अर्थ निकाल सकते हैं? कोई अर्थ नहीं है। र, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। जब तक ये अकेले हैं तब तक इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इनको प्लस कर दिया और एक शब्द बना दिया कमर, तो ये क्या बन गया? शब्द। अब जैसे ही ये शब्द बना, इसका अर्थ हो गया कमर। आप सभी जानते हैं हमारी शरीर का एक हिस्सा है कमर, इसको हम कमर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ निकल आया। तो जब भी प्रश्न बने हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वो क्या होगी? शब्द होगी। क्या होगी बेटा? शब्द होगी।
ये छोटे छोटे पॉइंट हमें समझने जरूरी हैं। हो सकता है थोड़ा समय लगे शुरुआत में जब तक हम पॉइंट पे आए, लेकिन सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ की संरचना को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जब तक हम समझेंगे ही नहीं, हम उस चीज़ को याद नहीं रख सकते, क्योंकि ट्रिक से कोई चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं की जा सकती। कुछ समय के लिए तो याद कर सकते हैं उनको, लेकिन जब हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, धन्यवाद। आगे का पार्ट लेकर हम फिर उपस्थित होंगे।